अखंड विद्याश्रम में आपका स्वागत है। यह फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पेक्ट अखंडता का प्रतीक है। आज हम मानव के जन्म के बारे में संपूर्ण ज्ञान की कोशिश करेंगे। मेरा धर्म अखंडता है, इम्पेकेबल विजडम है, जिसे जान के हर संपूर्ण चीज़, पूर्ण चीज़, अखंडता को जानने का सौभाग्य मुझे मिला है। और मेरा सबसे अनमोल आविष्कार दिव्यांग है, जिसके आधार पे बच्चे को कैसे परफेक्टली बनाया जाता है ताकि दुनिया में मानव कल्याण से पूरी दुनिया का कल्याण हो। मैं उस विषय पे वो चीज़ें लाने की कोशिश करता हूँ जो आज तक गलत है और कैसे ठीक करके हम वो मानव दे जो संपूर्ण हो, और वही कोशिश ये है। सबसे पहले मैंने हमेशा कहा है कि मेरे जीवन का लक्ष्य एक डॉक्टर होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, कि हमें परफेक्ट फिजिकल हेल्थ होनी चाहिए। हमें कोई भी बीमारी नहीं हो। जो भी बीमारी है उसका कारण जान के हम खाने पीने रहन सहन से ही उसे ठीक कर दें, दवाइयों की आवश्यकता ही ना पड़े। दूसरा, हमें किसी किस्म की भी कोई भी दुविधा ना हो, कोई भी समस्या ना हो, इमोशनल इंस्टेबिलिटी ना हो, मेंटल में कमी ना हो, बुद्धि हो, महत्व हो, इंटेलिजेंस हो, इंट्यूशन हो, कुदरत के साथ जुड़े हों, धन की कोई कमी ना हो। हर चीज़, हर तरीके से हम अपने बलबूते पे पढ़कर, लिखकर, जान पहचान कर बढ़े तो वही हम संपूर्ण इंसान बन सकते हैं। और मेरा मानना है कि हर मानव ईश्वर की तरह, परमात्मा की तरह संपूर्ण है। पिंडांड और ब्रह्मांड दोनों एक ही हैं। वही चीज़ दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब आ चाहते हैं कि मैं हमेशा मानता रहा हूँ कि हमारा धर्म ये कहता है कि दुनिया में हर इंसान के 3 लक्ष्य होने चाहिए। पहला जो है भूमि लक्ष्य है कि हम जो भी पाते हैं भूमि से पाते हैं, मदर अर्थ से पाते हैं। और इसको जो बनाया, हमारे पितरों ने बनाया है, हमारे कुदरत ने बनाया है, जो ईश्वर देवता ने बनाया है, हम उस चीज़ को समझकर उसको बरकरार रखें, जब बना के रखें, ताकि हमें खाने पीने या किसी किस्म की कोई भी दुविधा ना हो। पहला। दूसरा, हमारा जन्म हमारे पितरों के कारण है। जैसे हमारे पितर जिन्होंने वेद, उपनिषद और बाकी चीज़ें लिखी थी वो संपूर्ण थे, हमें भी संपूर्ण बन के आगे बच्चों को शादी करके बच्चे भी बनाए ताकि दुनिया में कल्याण हो, सबको सुख का अनुभव हो। वो दूसरा है। तीसरा, जो भी ज्ञान कुदरत ने बनाया है, हमें वो कुदरत के ज्ञान को दुनिया को देना है। और वही मैं कहता हूँ वो दिव्य के आधार पे है। बाकी जो भी चीज़ें हैं मानव ने जो बनाई हुई हैं उसमें गलतियाँ हैं, और वो गलतियाँ हम ठीक करके एक एक करके दिव्य के आधार पे अखंडता को दुनिया को देने की कोशिश है। तो ये वीडियो वो है जिसमें मैंने अकेले पूरे दुनिया के ज्ञान में यही कहा है कि हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रिसर्च में जो भी एक शक्ति की मानसिक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके बारे में जो भी ज्ञान हमने दुनिया को दिया है वो सारे का सारा अधूरा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा गलत है, मगर अधूरा है, तो संपूर्ण नहीं है। जब तक कि हम चीज़ को संपूर्ण नहीं देखेंगे हमें वो ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान और अखंडता उभर के नहीं आएगी। तो आज का पहले विषय वहीं से शुरू होने वाला है। अब चल जाते हैं कि क्रोमोसोम जिसके आधार पे हमारा जीवन बना है, जीन्स बने हैं, वो 2 किस्म के हैं, मेल और फीमेल, शक्ता और शक्ति। और जो शक्ता है उसमें 22 ऑटो क्रोमोसोम्स हैं, वो भी दिव्यांग का हिस्सा है, और साथ में एक्स एंड वाई है। तो शक्ता में 38.196% टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनलिन के कारण इतना ही है। मगर जो शक्ति है उसमें 22 क्रोमोसोम्स जो हैं, ऑटोसोम्स हैं, प्लस एक्स एंड एक्स है। इसका मतलब उसमें जो शक्ति है वो डबल है, 1x और 2x। मगर जो शक्ति ज़्यादा है 61.8034, उसमें फीमेल में कम है। मगर ये जानना भी ज़रूरी है क्योंकि यही संतुलन मैं शक्ता और शक्ति के बीच में देख रहा हूँ। जो कोर है वो 38.196 है, जो डायनेमिक है वो 61.803 है। ये आप ऑटोसोम और क्रोमोसोम में भी देख सकते हैं। अब
सबसे पहला मेरा ऑनेस्ट स्टेटमेंट है, जो परफेक्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको ठीक तरीके से पहली बार, मैं दावे के साथ कहता हूँ, पहली बार 2015 में दिव्यांक द डिवाइन कांस्टेंट आने के बाद ही मैं इसे इस तरीके से देख पाया हूँ। मैं भी एज ए मेडिकल स्टूडेंट, डॉक्टर, इंसान के प्रति मेरा भी ज्ञान मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में वो संपूर्ण नहीं था जो मैं आज दे रहा हूँ। मैं भी जानता 2015 दिव्यांक के कारण ही मैं समझ पाया हूँ, उसका और कोई कारण नहीं है, क्योंकि मैंने भी जो पढ़ाया गया था हम समझते थे वो ठीक है, मगर अब ठीक समझ गया हूँ, मुझे दिव्यांक मिल गया है, उसके दिव्यांक रेशो, दिव्यांक सीक्वेंस और पूरे के आधार पे ये सब्जेक्ट वो है मैं जिस पे बार बार कहना चाहता हूँ कि मैं पूरी दुनिया में ये चाहता हूँ ये वीडियो पूरी दुनिया देखे, हर इंसान देखे, और इसी दावे के साथ मैं पेश कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, सब जाना पहचाना जो ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान दुनिया समझती है कि हमने अच्छा काम किया है, वो इस सिंबल में दिखाया गया है। अब इसमें देखें तो पहले दो ऊपर के सेमी सर्कल्स हैं, फॉलिकुलर फेज है और ल्यूटियल फेज है, और बीच में ओवुलेशन है। मगर जब फॉलिकुलर की बात आती है तो उसके दो हिस्सों में बदला गया है। एक है पीरियड यानी ब्लीडिंग फेज है और वो 5 दिन की है। उसके बाद 8 दिन के लिए प्रोलिफरेशन है, उसके बाद ओवुलेशन है, और जो ल्यूटियल फेज है उसे सेक्रेटरी फेज में 13 दिन के लिए बनाया गया है। यही ज्ञान पूरी दुनिया को दिया गया है, 5, 8 और 13, और बीच में ओवुलेशन, यही पढ़ाया गया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आ जाते हैं कि इसको दोबारा समझने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या पढ़ाया जाता है। ये पढ़ाया जाता है कि जो लाल फेज नीचे है वो 5 दिन की है। तो फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग होती है। ये जीवन का सबसे पहला सब्जेक्ट हर बच्चे को पढ़ाया जाता है, हर रिसर्च स्कॉलर को पढ़ाया जाता है, हर डॉक्टर को पढ़ाया जाता है, हर इंसान को पढ़ाया जाता है, यही है। अब दूसरी पोर्शन जो प्रोलिफरेशन फेज है वो 8 दिन की है, वो दूसरी फेज है जिसे आप नीचे देख सकते हैं। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल है, दूसरी प्रोलिफरेटिव है, और बीच में ओवुलेशन है। ठीक है, अब जहाँ तक कि यही 2 चीज़ें हैं, उसके बाद हम ओवुलेशन फेज में आ जाए। वो आधे घंटे का है, आधे दिन का है, 12 घंटे के लिए है, वो बीच में है। ये पिक्चर भी आप देख रहे हैं, इसे ही पढ़ाया जाता है। अब आगे चलते हैं तो सेक्रेटरी फेज, जिसे मैं सेक्रेटरी फेज भी कह रहा हूँ और ल्यूटियल फेज भी कहता हूँ। और ल्यूटियल फेज में 13 दिन के हैं, यही पढ़ाया जाता है। यही पिक्चर में, ये बहुत अच्छी पिक्चर है, इसलिए मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि इसमें यही दिखाया गया है। अब आगे जाते हैं, इस चीज़ को बड़ी खूबसूरती के साथ एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इनकॉर्पोरेट ने इस पिक्चर में दिखाया गया है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आज तक मैंने जो भी पढ़ा था, देखा था, पूरी दुनिया ने देखा है, इस पिक्चर में बड़ी अच्छे तरीके से दिखाया है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि उनका आभारी हूँ कि मैंने इसका इस्तेमाल किया है, यही दिखाने के लिए जी कि जो पढ़ाया जाता है यही पढ़ाया जाता है। आप इसे देखिए, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल एक्सेप्टेड टॉट बुक नॉलेज ऐसा है, जो 3 फेजेस हैं। ब्लीडिंग 5 दिन का है, प्रोलिफरेशन 8 दिन का है, सेक्रेटरी 13 दिन का है, बीच में ओवुलेशन है। तो टोटल 5, 8 और 13 26 दिन बन जाते हैं। तो आप इसमें आप देखिए कि जो ज्ञान उभर के आता है, 5 और 8 और 13 बन जाते हैं। वो फाइबोनेसी सीक्वेंस है, जो दिव्यांक सीक्वेंस ही है। ये भी एक जीवन का एक आधार है कि इसके पीछे भी मैथमेटिक्स है। और मैं शुरू से यही कह रहा हूँ, जब तक डिवाइन मैथमेटिक्स को हम नहीं देखेंगे, कंक्लूसिव मैथमेटिक्स को नहीं देखेंगे, तो हम अखंडता को नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि आधार कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स में कंक्लूसिव होना चाहिए। तो मैथमेटिक्स को लेकर ही और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हमें परफेक्ट नॉलेज, अखंडता की ज़रूरत है। बीमारियों के बारे में जानने की कोई नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो हर किस्म की कॉम्बिनेशन है, कितना कंफ्यूज करेंगे। किताबों को हम पढ़ाया जाता है कि हम डिजीज़ के बारे में, बीमारी के बारे में, मगर कितनी बीमारियों को लेके आप एक दे सकते हैं।
अगर आपको देना है, पढ़ाना है, एनाटमी को परफेक्ट होना चाहिए, फिजियोलॉजी को परफेक्ट होना चाहिए, बायोकेमिस्ट्री को परफेक्ट होना चाहिए, साइकोलॉजी को परफेक्ट होना चाहिए। फिर ही जाके आप पहले तो प्रिवेंशन कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, संपूर्ण बन सकते हैं। बाकी चीज़ें बाद में देखी जा सकती हैं, वो डॉक्टरों का काम है। पढ़ाई के टाइम पे हमें सिर्फ अखंडता की बात करनी चाहिए, कन्फ्यूशन देने की ज़रूरत नहीं है। हमें वो ज्ञान देना चाहिए जिसमें किसी किस्म की कोई कमी पेशी ना हो, और दुनिया का हर बच्चा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में वही ज्ञान लेके चले। इसके लिए ही मैं बार बार दिव्यांग के आधार पे अखंडता की बात कर रहा हूँ। तो इसमें अब जो अखंडता खूब की आती है, हम उसके विषय में बात करेंगे। अब मैं देखता हूँ कि फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो चीज़ें गलत हैं उसे उजागर की कोशिश करते हैं, मिसिंग इवेंट्स। पहला सवाल मेरे मन में आता है, अगर 26 डेज हैं तो इसके पीछे क्या राज है? और मैं ये जानता हूँ कि जो फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो ल्यूनर कैलेंडर पे आधार है, और ल्यूनर कैलेंडर 29.52 डेज का है, उसमें कोई नहीं गलती है। अगर पूरा ल्यूनर कैलेंडर है 29.52 डेज ही होता है, इससे कम ज़्यादा नहीं है। ये कुदरत की देन है, वहाँ पे दूसरा कोई चेंज नहीं होती है। तो इसका मतलब कि 29.5 डेज होने चाहिए। तो इसका मतलब कि 5 दिन से पहले 3 दिन एक ऐसी चीज़ है जिसे हमने जाना पहचाना नहीं है, और वो क्या चीज़ है, क्यों हमने इग्नोर की है, मैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर हम अपने आप में संपूर्ण नहीं बनते हैं, उसके पीछे जो कारण है हमारी इग्नोरेंस है, अज्ञानता है, और ना हम जानने की कोशिश करते हैं। हम कहीं ना कहीं कॉपी कैट रिसर्च साइंटिस्ट और स्टूडेंट बन चुके हैं। जो हमें पढ़ाया जाता है उसे सोचते भी नहीं है, जानते भी नहीं, पहचानते नहीं हैं। अब उसी चीज़ को हम बार बार रिपीट करते हैं। और साइंस ने जो भी दुनिया को ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान दिया है, हम उससे शुरू करके उससे गलतियाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसके बाद ही उसको आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि आधार ही गलत है तो आगे सारी चीज़ें भी गलत ही होगी। ये भी मैं दुनिया को दिखाने की कि जो मॉडर्न साइंस की जितनी भी रिसर्च है, जब बात आती है, रेफरेंस की बात आती है, तो हम दिखाते हैं कि हमने पिछले 5 साल या 10 साल में इस पर क्या काम किया है, उसमें क्या गलतियां हैं, उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। और मेरा मानना है कि जो ज्ञान मैं देख रहा हूँ साइंस के माध्यम से, उसका आधार ही गलत है। वो मैन मेड मैथमेटिक्स के आधार पर जो गलत है वो डिवाइन मैथमेटिक्स नहीं है। और जो भी रिसर्च हुई है वो भी गलत है। शायद इसलिए मैंने अपने पीएचडी में भी रेफरेंस में कोई रेफरेंस नहीं दिया था, मगर शुरुआत वेद, उपनिषद और सचक्र निरूपणा उन चीज़ों से की थी जिसे मॉडर्न साइंस के माध्यम से हम अलग तरीके से देख सकते हैं। वो मेरा सबसे बड़ा संयोग था। सब ने कहा मैं नो, क्योंकि मैं रिसर्च कर रहा हूँ जानने के लिए कि हकीकत क्या है, और दूसरों के आधार पे मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। शायद वो चीज़ जो 30 साल पहले शुरू की थी उसने मेरा सफ़र आसान कर दिया था। अब मैं हर चीज़ को नए तरीके से अपने अनुभव के आधार पे करना चाहता हूँ, चाहे उसके लिए दुनिया की हर चीज़ को गलत कहना मुझे पड़ेगा। मुझे अफसोस नहीं, क्योंकि हमें वो ज्ञान दुनिया को देना है जिससे किसी किस्म की कोई कमी पेशी ना हो। हमें अखंडता देनी है। उसके लिए मैं दावे के साथ कहता हूँ, हमें दिव्यांग के आधार पर देखेंगे तो कोई गलती नहीं होगी। जो मैन मेड मैथमेटिक्स हैं, जैसे फाइबोनाची सीक्वेंस है, या गोल्डन रेशो है, या पाई है, या जितने भी मैथमेटिक्स के साइन एल्गोरिथम वगैरह हैं, सब में गलतियाँ हैं। वो वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो संपूर्ण है वो दिव्यांग ही है। अब उसके आधार पे हम इस साइकिल को समझने की कोशिश करेंगे। अब आ जाते हैं कि मैंने जैसे कहा था कि मेंसेस का मतलब महीना, मगर किसका महीना है? वो सोलर कैलेंडर नहीं है, ये ल्यूनर कैलेंडर है। क्योंकि सोलर कैलेंडर तो संपूर्ण है ही नहीं। कभी 30 दिन है, कभी 31 दिन है, कभी 28 दिन है, कभी ये है, उसमें कोई संपूर्णता नहीं है। मगर जिसमें संपूर्णता है वो ल्यूनर कैलेंडर है, चंद्र पे आधार है। और उसको जैसे मैंने कहा वो 29.52 डेज ही होता है। इसलिए एक साल के 365 डेज में जो 12 महीने ल्यूनर कैलेंडर है, उसके बाद में 11 दिन ऐड किए जाते हैं ताकि इसमें संपूर्णता बन जाए। ये भी एक जीवन का एक सत्य है।
354 days divided by 12 is 29.52 days। पारा 11 दिन करके दूसरा साल शुरू हो जाता है और 3 साल में हम आके उसी साइकिल को दोबारा रिपीट करते हैं। ये भी मैं बता चुका हूँ। अब उसके आधार पे जो 3.5 दिन है, मगर 3.5 में 5.2 डेज वो ओवुलेशन का है, जो 3 है वो हमें जानना है। अब दिव्यांग सीक्वेंस को मैं जहाँ पे दिखा रहा हूँ कि 0 से शुरू होता है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 1 है, फिर 2 है। ये सीक्वेंस भी परफेक्ट है, मगर इसकी शुरुआत 0 से शुरू होती है, दूसरे किसी नंबर से नहीं होती है। ये भी मैं दुनिया को दिखाना है कि अखंड भारत ने जानते थे कि गिनती 0 से शुरू होती है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 10। ये ज्ञान वेद उपनिषद से ही पड़ा हुआ था, मगर हमने इसको उस तरीके दिखाने की कोशिश नहीं की है। मगर जब मॉडर्न साइंस ने वेस्ट में साइंस की शुरू हुई थी, तो उन लोगों को 6वीं शताब्दी तक 0 के प्रति कोई ज्ञान नहीं था, क्योंकि उन्होंने लैटिन, ग्रीक और वेस्ट के कंसेप्ट को लेकर चलने की कोशिश की थी। उनका ज्ञान भारत के ख्याल नहीं था। शायद इसलिए कहा जाता है कि आर्यभट्ट ने 0 को इन्वेंशन किया था, जो गलत है। आर्यभट्ट ने नहीं किया था, ब्रह्मगुप्त ने नहीं किया था। इसका ज्ञान वेद में, ऋग्वेद में, निषिद्या में शून्य से ही शुरू हुआ था। इसलिए हमें गिनती में शुरू से ही कोई प्रॉब्लम ना थी। 10 लिखना, 100 लिखना, 1000 लिखना, 10,000 लिखना हमारी अपनी ही एक शक्ति थी। ये शुरू से ही है, आज की बात नहीं है। अब इसको ध्यान के आगे चलते हैं। अब 3 दिन में क्या हुआ, इसका वर्णन भी हमारे शास्त्रों में है। अब इसे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं कि परफेक्ट डिवाइन डिज़ाइन जो ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल का है, वो 5 हिस्सों से जुड़ा हुआ है। पंचभूतों के साथ जुड़ा है, पंच तत्वों के साथ है, पंच कोशों के साथ है, पंच प्राणों के साथ है। सब चीज़ें 5 से शुरू होती हैं और 2 में डाल के 10 पे आ जाती हैं। वो भी ज्ञान है। इसकी जो शुरुआत होती है हाइपोथैलेमस से होती है, फिर जाके एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के इसका संबंध है, फिर ओवरीज के साथ संबंध है, फिर यूट्रस के साथ संबंध है, और तीसरा साइकोलॉजी के साथ संबंध है। ये पांचों को जानना और संपूर्णता से जानना, मुझे लगता है कि दुनिया को यही जानने की कोशिश करनी चाहिए, फिर जाके ज्ञान संपूर्ण होना चाहिए। इसलिए मुझे खुशी है कि मैं आज 1 घंटे से ज़्यादा भी वीडियो बना पाता हूँ, उसमें मुझे दे सकता हूँ। शायद कुदरत की देन है, शायद मुझे कुदरत ने इससे चुना है कि तुम्हें जो भी चाहिए तुम्हें दिया जाएगा। तुम्हें पैसे कमी किसी किस्म की नहीं है, तुम्हें सिर्फ आगे चलना है, समझ के साथ बताना है। तो अब वो दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि अब समय आ गया है कि दुनिया को ये ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान अखंडता के साथ आना चाहिए। अब आते हैं कि हाइपोथैलेमस में क्या होता है। आप ऊपर का पोर्शन जो हाइपोथैलेमस है, वो ब्रेन का वो हिस्सा है जहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम भी हेड हो जाते हैं और ऑटोनॉमी सिस्टम भी वहाँ पे हेड हो जाता है। पूरे जिस्म को लाकर वहीं हाइपोथैलेमस में ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, न्यूरो हार्मोन्स वगैरह यहीं से बनते हैं, जिसके आधार पे ही अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस अवेयरनेस आती है। वो सेंटर हाइपोथैलेमस है। और हाइपोथैलेमस में जो इंटीरियर पार्ट है वो पैरासिम्पथेटिक है, जो पोस्टीरियर है सिंपथेटिक है, और साथ में ही एंडोक्राइन ग्लैंड भी वहीं बनते हैं। अब कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स वहाँ पे बनते हैं, उसे GnRH है, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है, वहाँ से बनता है। शुरुआत वहीं से होती है। मगर आगे GnRH हाइपोथैलेमस हाइपोफिजियल एक्सिस जो पोर्टल सिस्टम में है लाया जाता है। क्यों लाया जाता है? क्योंकि GnRH की प्रोडक्शन पाइकोग्राम में बहुत छोटी होती है। ये ब्लड में आके एंटीरियर में नहीं आ सकती, इसके लिए डायरेक्ट एक पोर्टल सिस्टम बनाया गया है, जिसके कारण बनते ही वो सीधा ही एंटीरियर पिट्यूटरी में आ जाता है। जैसे आप नीचे देख सकते हैं जी। अब उसमें से फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंटीरियर हार्मोन में बनता है। मेरे पोस्टीरियर में ऑक्सीटोसिन और ADH बनता है, आप पिक्चर में देख सकते हैं। वो पोस्टीरियर में चला जाता है, फिर वहाँ से रिलीज होती है। ये देखिए, बाकी जो दूसरे हार्मोन्स हैं वो भी एंटीरियर पिट्यूटरी से, ऐसे ग्रोथ हार्मोन हो, ACTH हो, थायराइड स्टिमुलेटिंग हो, प्रोलैक्टिन हो, एक्स्ट्रा, वो है। ये पिक्चर भी अपने आप में संपूर्ण है। इसे अगर समझ सकेंगे कि हाइपोथैलेमस को समझ पाएंगे कि
हाइपोथैलेमस हाइपोफिजियल एक्सिस को समझ पाएंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी को समझ पाएंगे, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को इस तरीके से पिक्चर्स में दिखाया गया है, बहुत बढ़िया है। हमें अब भी ग्राफिक प्रेजेंटेशन में हर प्रेजेंटेशन इस तरह की होनी चाहिए। बस जो हाइपोथैलेमस है रिलीजिंग हार्मोन है, एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाते हैं, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन एसी को स्टोर करके वहाँ से रिलीज करते हैं। यही जीवन का सत्य है। अब आगे जाते हैं कि फर्स्ट फेज, मैं वो 3 दिन की बात करने वाला हूँ जिसके बारे में कहीं पे भी किसी किताब में भी जिक्र नहीं है। अगर किताब में जिक्र है तो 2015 देवियंक द डिवाइन कांस्टेंट में है, और 2018 में अखंड सूत्र में प्रोक्रिएशन के तरीके से है। इसके 2 के अलावा किसी नहीं, मगर मैंने यही बच्चों को अपने स्टूडेंट को पढ़ाया था, जिसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री तीनों को एकत्रित करके मैंने उनको पढ़ाता था। और सारे के सारे बच्चे मुझसे सुनकर जानकर जब वो इस सवाल पे जवाब देते थे, सबको सेंटम नंबर मिलते थे। 10 में से 10 नंबर हर इंसान दे देता था। वो समझते थे कि कितना खूबसूरती से लिखा है। शायद उन टीचर ने जिन्होंने 10 दिए थे, शायद वो नहीं जानते हैं इसको जो सिखाया गया है वो शिवभूषण शर्मा ने सिखाया है, मगर मेरे स्टूडेंट को ही मिला है। मुझे खुशी है कि ये परंपरा तब से ही शुरू हो गई है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे ही स्टूडेंट इस पर रिसर्च करके आर्टिकल लिखे दुनिया में पेश करने वाले हैं। अब आगे आते हैं कौन सी चीज़ें शुरू होती हैं। जैसे मैंने अपनी किताबों में साफ शब्दों में लिखा है कि फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्राइमरी फॉलिकल्स पैदा होने से पहले ही एक नंबर बन जाता है। उसके बाद उसकी डिवीजन होती है, सेकेंडरी फॉर्म में आ जाता है, और मेंसेस शुरू होने के बाद ही उसमें परिवर्तन शुरू हो जाता है। जब मेंसेस शुरू होना शुरू होते हैं तो कोहार्ट ऑफ 10 प्राइमरी फॉलिकल्स बनते हैं, जो लेफ्ट टॉप में आप देख रहे हैं। पर उसमें से 9 रिसेसिव बन जाते हैं और एक प्रीडोमिनेंट बन जाता है। ये भी जीवन का सत्य है। 10 आएंगे, 1 बनेगा और 9 खत्म हो जाएंगे। वो भी डिवाइन मैथमेटिक्स ही है। ये भी खूबसूरत चीज़ है। शायद इसलिए देवयंक में 10 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट मैं हर जगह देखता हूँ, चाहे वो एनाटॉमी में हो, चाहे फिजियोलॉजी में हो, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री में हो, चाहे साइकोलॉजी में हो, चाहे वो प्लांट किंगडम में हो, एनिमल किंगडम में हो, हर जगह वही है। अब जब उसे समझ के मैंने देख लिया तो हर चीज़ में 10 ढूंढने की कोशिश करता हूँ, मुझे हर जगह 10 ही मिलते हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि कहा 10 प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं, जिसमें से 9 खराब हो जाते हैं, 1 ही डेवलप होता है। वो स्टेज का पहला अखंडता का प्रतीक है। दूसरी, जब ओवरी आती है उसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनना शुरू हो जाते हैं। अब मैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के बारे में कुछ कहने की करूँ। ईस्ट्रोजन का मतलब ये है कि इससे गर्मी बढ़ती है, और काफ़ी लोग किताबों में लिखते हैं कि जो ह्यूमन साइकिल है वो ईस्ट्रस नहीं है, मेरे जानवरों का है, ईस्ट्रस है। और मैं कहता हूँ कि वो भी गलत ज्ञान है, क्योंकि जब भी ओवुलेशन होती है उसके जब टेस्ट किए जाते हैं तो उसमें एक चीज़ जो आप देखी जाती है, पढ़ाई जाती है कि टेम्परेचर जिस्म की आधी डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाती है। जब इंक्रीज बॉडी की टेम्परेचर ही आधा डिग्री बढ़ गया, जो आसानी से बढ़ती नहीं है, उस दौरान में बढ़ जाती है, वो दिखा देती है कि ये ईस्टर साइकिल ही है। वो भी ज्ञान मैं दुनिया को देना चाहता हूँ कि ह्यूमन साइकिल भी ईस्टर साइकिल है, वो ईस्ट्रोजन के कारण है। दूसरा जो प्रोजेस्टेरोन है वो हार्मोन ओवुलेशन से थोड़ी देर पहले शुरू होता है, उससे पहले नहीं है, क्योंकि ये प्रोगेस्टेशन का है, और इसका आधार वो 8-10 दिन के बीच में ज़्यादा होता है। जब प्रोक्रिएशन फर्टिलाइजेशन हो गई है, उसे इम्प्लांट करना है। फर्टिलाइजेशन इम्प्लांट के बीच में 8 दिन है। उस दौरान में ही प्रोजेस्टेरोन प्रीडोमिनेंट बनती है कॉर्पस ल्यूटियम में। वो भी ज्ञान हमें संपूर्ण देना चाहिए कि जिस तरीके से होता है। और जो तीसरी चीज़ जो उभर के आती है कि यूट्रस में एंडोमेट्रियम में एक नई बेसल लेयर आती है। हम पढ़ाते हैं न्यू बेसल लेयर, मगर न्यू बेसल लेयर कब शुरू होती है किसी ने उसका वर्णन नहीं किया है। हम यही कहते हैं कि एक बेसल लेयर है, एक फंक्शनल लेयर है।
मगर उसकी शुरुआत कब हुई है नहीं बताई जाती है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इसकी जो न्यू बेसल लेयर है वो ब्लीडिंग फेज से 3 दिन पहले ही शुरू हो जाती है, और वो ब्लड सप्लाई एंडोमेट्रियम को बंद कर देती है, और ब्लड सप्लाई बंद होने के कारण बीच में बैरियर आ गया है, तो जो पुरानी फंक्शनल लेयर है वो डिट्यूरेट होना शुरू हो जाती है, उसमें डिसोल्यूशन आना शुरू हो जाता है। और जितने भी प्री मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के सिम्टम्स हैं PMS, वो सब उसके कारण ही हैं। अगर हम इसको डिट्यूरेशन डिसोल्यूशन देखेंगे तो वो चीज़ें हम आसानी से समझ सकते हैं। बाकी जो चीज़ें हमें दिखाई जाती हैं वो गलत इसलिए है कि उसका आधार ही गलत है। तो आप समझ लीजिए, चीज़ें मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। जो 3 चीज़ें 5-10 चीज़ें इतनी प्रीडोमिनेंट है जो 3 दिन पहले ही शुरू हो जाती हैं, जो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये शुरुआत जो है वो 3 दिन पहले से शुरू हुआ है, ब्लीडिंग के साथ नहीं है। ये ज्ञान मुझे दुनिया को देना है, बार बार देना चाहता हूँ, दावे के साथ देना चाहता हूँ कि हम अखंडता को समझें, फिर जाके हमको ज्ञान संपूर्ण हो सकता है। मैंने इंग्लिश के वीडियो में भी कल यही दिखाया था, आज हिंदी में भी दिखाना चाहता हूँ, और वक्त के साथ इसे दुनिया की हर भाषा में सबसे प्रीडोमिनेंट में बनाने की कोशिश, क्योंकि हमें मानव को अखंडता के साथ ही ले जाना ताकि दुनिया में शांति हो। अगर बच्चियाँ अच्छी हैं, सेहत अच्छी है, बच्चे अच्छे हैं, तो अगला जीवन अच्छा होगा। तो बच्चों, लड़कियों का जीवन संपूर्ण होना चाहिए। मेरी सबसे पहले शक्ति को ही ज़्यादा ध्यान से देखना चाहिए। शक्ता तो कर लेता है, मगर शक्तियों को कहीं ना कहीं हम वो तरीके नहीं देते हैं जो देने चाहिए। उनको अच्छा आहार नहीं दिखाया जाता, पढ़ाया नहीं लिखाया, सिखाया नहीं सिखाता है, हम कहीं ना कहीं उन्हें दुविधा में डाल देते हैं। और मैं समझता हूँ जितनी ही हमारी लड़कियाँ हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, जिनका उनका ज्ञान अच्छा होगा, जितनी उनको शक्ति होगी, उतनी ही अगली जनरेशन ज़्यादा होगी। ये भी मैं दावे के साथ दुनिया को देना चाहता हूँ कि शक्ति को मानिए, उसका आधार अच्छा रहे। और भारत में सबसे पहले शक्ति का नाम आता है, उसके बाद ही शक्ता आता है। ये ज्ञान हमें हमारे बुजुर्गों ने हमें दिया है, हमें उसे दोबारा रिवाइव करके दिखाना है कि शक्ति माननीय है, उसकी परसेंटेज भी ज़्यादा है, उसकी तरफ ध्यान देना हमारा सौभाग्य होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। अब फर्स्ट फेज में जो साइकोलॉजी है, उसके आधार पे जो प्री मेंस्ट्रुअल स्ट्रेस सिम्टम्स हैं, मैं उसके बारे में यहाँ दिखाना चाहता हूँ। जैसे आप ऊपर देखिए, मूड स्विंग होते हैं। मूड स्विंग क्यों होते हैं शायद लोग नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि जो ब्लड सप्लाई एंडोमेट्रियम की थी वो कट हो गई है, उसके अंदर ही एक डिसोल्यूशन चल रहा है, उसका सिस्टम ही बदल रहा है। उसे नहीं पता है कि क्यों हो रहा है, क्योंकि हार्मोन बदल गए हैं, ईस्ट्रोजन कम हो गया है, प्रोजेस्टेरोन कम हो गया है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं है, और साथ में एक टूटी फूटी चीज़ें चल रही हैं 3 दिन पहले ही। अब उसको बिना समझे ही हम उनको गलत तरीके से देखे, मतलब वो भी गलत है। इसके कारण ही इरिटेबिलिटी भी आ जाती है, इसके कारण ही वो सो भी नहीं सकती हैं, और उनकी ताकत भी कम हो जाती है, वो थक जाती हैं, क्योंकि इतना ब्लड अंदर से डिस्टर्ब होना शुरू हो गया है। उसके कारण एक्नी भी आ सकते हैं, हेडेक भी आ सकते हैं, ब्रेस्ट टेंडरनेस भी हो सकती है, ब्लोटिंग भी हो सकती है। सारे साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स का अनुभव उनको होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कुंडलिनी उनको ठीक करने की कोशिश करती हैं, मगर कर नहीं पाती हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं है। मगर मैं इतना जानता हूँ, जो लड़कियाँ इसको जानेंगी, पहचानेंगी, वो अपने आप को फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली और स्पिरिचुअली इंटीग्रेट कर पाएंगी। उनको वो इतने दर्द नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि कारण क्या है। उस कारण को ठीक करने की वो कोशिश कर देंगी। इसके लिए ये ज्ञान मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जितनी भी बेटियाँ हैं, बहनें हैं, माताएँ हैं, हम उनको लिए वो ज्ञान दें ताकि दुनिया में किसी किस्म की कोई भी कमी पेशी उनके लिए ना हो। अब आ जाते हैं, मैं जितनी भी चीज़ें मैंने 3 दिन के लिए है, एक नए तरीके से मैं एक परंपरा शुरू करना वाचा। इसमें देखिए, आप पहले देखिए, वो 3 दिन की मैंने बताई है। सबसे पहले यूपर राइट साइड में देखिए कि हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन और GnRH आ जाता है। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी में फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बनता है, जिसके आधार पे एक कोहार्ट ऑफ 10 प्राइमरी फॉलिकल्स इन ओवरीज में बढ़ के आ जाता है। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में, उसमें से एक बन जाता है और 2
नोक ऐसे रहते हैं, वो दिखाए गए हैं। और न्यू साइकिल जो हार्मोन का ओवरीज का है वो ईस्ट्रोजन पर प्रोड्यूसिंग हीट एस्ट्रोजन मैंने दिखाया है। प्रोजेस्टेरोन प्रोगेस्टेशन हार्मोन है। जो एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस में भी जब चेंजेस आती हैं तो एक न्यू बेसल लेयर बनना शुरू हो जाती है और वो ब्लड सप्लाई को फंक्शनल लेयर को कट कर देती है। एंडोमेट्रियम में दो लेयर है, बेसल और फंक्शनल। फंक्शनल जो है वो ऊपर देख रहे हैं और नीचे जो देख रहे हैं नहीं बन रही है वो बेसल है। बेसल ने कट कर दिया है, इसके कारण ही दर्द हो रहा है, क्रैम्प्स हो रहे हैं, प्रीमेच्योर टेंशन हो रही है, डिसइंटीग्रेशन हो रही है, डिसोल्यूशन ऑफ फंक्शन है। सारे ये चीज़ें हम बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं कि जैसी है। अगर जब तक कि हम अपनी बच्चियों को जैसा ज्ञान नहीं देंगे, बहनों को ये ज्ञान नहीं देंगे, माताओं को ये ज्ञान नहीं देंगे और इंसानियत को नहीं देंगे तो हम शक्ति के साथ संतुलन नहीं कर रहे हैं। मैं तो आज भी मानता हूँ, हमेशा मानता रहूँ, मेरे लिए शक्ति ही माने। शायद इसलिए ही मैं माता वैष्णो देवी, गायत्री, इन सब का उपासक हूँ, क्योंकि मुझे उनसे ही ज़्यादा सीखने को मिला है। मैं आज जो भी हूँ मेरी माता के कारण है, क्योंकि 9 महीने भी मैंने माता के पेट में ही सीखा है। और जैसे कि अर्जुन ने सुभद्रा को चक्रव्यूह में जाने की ज्ञान दिया था, मगर अधूरा था, इसलिए वो अभिमन्यु पूरा नहीं जान पाया। और मैं जानता हूँ कि मेरी माता संपूर्ण थी, वो पूजा पाठ करती थी, हर चीज़ करती थी, हर अच्छे, शायद वो लक्षण मेरे अंदर आसानी से आ गए थे। इसके आधार पे मैं भी संपूर्ण होके वो कर पाया हूँ, शायद किसी ने, क्योंकि मैंने माँ में वो संपूर्णता देखी थी, 9 महीने में भी देखी थी, उसके बाद भी देखी थी। वो मेरी पहली गुरु हैं, जी भी मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। हर इंसान की पहली जो टीचर है, गुरु है, शिक्षक है, वो माता ही है। इसलिए शायद सारा शब्द अम्मा से ही शुरू होता है। ये भी एक जीवन का सत्य है, हमें जानना ज़रूरी है। हम अपनी बेटियों की, बहनों की, बीवियों की, माताओं की इज्जत करना सीखें, उन्हें संपूर्ण बनाइए, क्योंकि अगला जन्म उनके कारण ही बन सकता है। इसलिए मेरा इस पे बहुत बड़ा एम्फेसिस है। मैं आज भी जानता हूँ कि मैंने ज़्यादा जो भी सीखा है लड़कियों से सीखा है, औरतों से सीखा है, माताओं से सीखा है, दुनिया से सीखा है। उन्होंने मुझे मल्टी डायमेंशन चीज़ें सिखाई हैं। हम मर्द तो सिर्फ मैथमेटिकली कंक्लूसिव हो सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड ब्रेन से काम करते हैं, मगर औरतें राइट साइड ब्रेन से काम करती हैं, उनमें मल्टी डायमेंशनल हैं। अगर वो मल्टी डायमेंशनल, हम उनको इज्जत करेंगे तो उससे ही हम सीख के आगे बढ़ेंगे। आज भी कहता हूँ कि मेरी सारी किताबों की जब लिखने की बात होती है तो हमेशा औरतों का ही नाम लिखता हूँ, डेडिकेटेड टू मैत्री ही लिखता हूँ, कि वही औरतें हैं जिन्होंने मुझे सिखाया है। ये भी जीवन का सत्य होना चाहिए। इसलिए बार बार कहता हूँ कि औरतों के लिए सब चीज़ें बनाइए। वो गृह लक्ष्मी है, उनको हर चीज़ की खिदमत होनी चाहिए, वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, संपूर्ण होना चाहिए, ताकि अगला जन्म अच्छा हो, अगला परिवार अच्छा हो, अगली दुनिया अच्छी हो। अब आ जाते हैं कि सेकंड फेज जो 5 दिन की है वो वही है जो मैंने पहले दिखा दी है। पहले 5 दिन, 3 दिन देख लिए, दूसरे में प्रोलिफ्रेशन में, और मैं कहना फर्स्ट जो फेज़ है वो प्रोलिफ्रेशन की फेज़ 1 है 3 दिन की। जो दूसरी है ब्लीडिंग प्लस प्रोलिफ्रेशन पार्ट 2, वो 5 दिन की है। अब इसमें स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ना शुरू हो गए हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन में कोई अंतर नहीं है। और दूसरी तरफ ईस्ट्रोजन बनना शुरू हो गई है, प्रोजेस्टेरोन नहीं बन रहा है। और नीचे आप देखिए जो ब्लड सप्लाई फंक्शनल लेयर ऊपर वाली है, नीचे वाले ने काट दी है। अब इसके दौरान ये कटने के बाद 5 दिन में वो पूरी की पूरी जो ओल्ड डेड टिश्यू है वो बाहर आ जाती है। तो इस दौरान हमें अपनी बहनों को, बीवियों को और माताओं को पूरे तरीके से, एक अच्छे तरीके से, हाइजेनिक तरीके से रहने के लिए हमें मौका देना चाहिए। उनको समझाना चाहिए, उनसे कहिए कि आप वो काम ना करें जिसमें स्ट्रेस बढ़े। ये सौभाग्य हमें लड़कियों को देना चाहिए। वो हमारी माता होंगी, अच्छी होंगी तो अगला जन्म अच्छा होगा, अच्छा संस्कार होंगे। ये चीज़ यहाँ पे आ जाती है। अब उस चीज़ को मैंने यूट्रस में ब्लीडिंग फेज़ में दिखाया कि वो हो रहा है। ये सेकंड फेज़ का है और प्रोलिफरेशन 2 है और ब्लीडिंग 5 दिन है। 3 और 5 का हो गया। अब आगे चलते हैं कि थर्ड फेज़ में जो आता है ना, 8 दिन की प्रोलिफरेशन है, वो प्रोलिफरेशन नंबर 3 है।
फर्स्ट 3 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 3, 5, 8 वही सीक्वेंस है दीवेंग सीक्वेंस का। आप आगे हैं। आप इस पिक्चर में देखिए कि जो कोहार्ट प्राइमरी फॉलिकल से वो कैसे बड़े बड़े हैं, एक डोमिनेंट बनते हुए बढ़ना शुरू हो जाते हैं। फिर वो सेकेंडरी फॉलिकल प्रोलिफरेशन में आ जाते हैं और 8 दिन में आप देखिए स्टिमुलेटिंग हार्मोन शुरू में बढ़ रहा है और आधे के बाद थोड़ा कम शुरू हो जाए क्योंकि प्रोलिफरेशन की ज़रूरत है, वो बन चुका है। मगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की क्षमता बढ़ती जाती है, साथ में ईस्ट्रोजन की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो वह ईस्ट्रोजन भी अपटेक है, वे भी अपटेक है, मगर ओवुलेशन से पहले दोबारा फॉलिकल स्टिमुलेट दोबारा आ जाता है। तीनों में अर्ज होती है और तीनों के कारण ही वो गर्मी आ जाती है। मगर जहाँ पे एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा कि जो बेसल लेयर थी वही फंक्शनल लेयर बन जाती है, वो एक बन के बढ़ना शुरू हो जाता है। एट द सेम टाइम जो फॉलिकल जो साइज़ है, फॉलिकुलर साइज़ है, वो कम से कम 21 मिलीमीटर का होना चाहिए। ये ध्यान रखिए कि 21, उसके लिए क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे देखना है, वो ध्यान में रखिए। अगर 21 मिलीमीटर होगा, वो 22 मिलीमीटर आ जाएगा तो वो बच्चे परफेक्ट होंगे। ये भी मेरी उन लोगों के है जो IVF वगैरह कर रहे हैं कि आप इस तरीके से बनाइए कि वो 22 कैसे करना है। अगर इस तरीके से देखा जाए तो शुरू से ही बच्चों को, लड़कियों को उस तरीके से खाना पिलाना है तो मैं समझता हूँ उनमें प्रेगनेंसी में कोई भी दुविधा नहीं होगी। अगर हमने बच्चियों को खाने पीने से नहीं देखा है, उनको उस तरीके से नहीं देखा है, तो हमें ज़रूर उनमें प्रॉब्लम होगी। और मैं जानता हूँ कि मेरे घर में ये कभी समस्या ना थी, ना होने वाली है, क्योंकि हम सबसे पहले लड़कियों को भी वो अच्छा खाना खिलाते हैं जो उनके लिए ज़रूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, आगे ही कहता हूँ, लड़कियों को ध्यान के साथ देखिए ताकि आगे बढ़ाइए तो कोई समस्या नहीं होगी। जहाँ तक कि ज्ञान हो गया है, अब एंडोमेट्रियम भी स्लोली बढ़ते चला जाएगा। ब्लीडिंग के बाद कम हो गया था, उसके बाद अब फंक्शनल लेयर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब आगे चलते हैं। अब ओवुलेशन पे आप आ जाते हैं तो तब फॉलिकल साइज 20 मिलीमीटर का होना चाहिए, ईस्ट्रोजन ज़्यादा होना चाहिए, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग ज़्यादा होना चाहिए, ल्यूटिनाइजिंग ज़्यादा होना चाहिए, जिसमें गर्मी आएगी और गर्मी के आधार पे ही वो रिलीज़ होगा। ये भी ध्यान हमें देना है और वो 12 घंटे तक उसका असर रहता है। वो 12 घंटे के अंदर अंदर ही वो उसकी रिलीज़ होती है। इसका मीन आधा दिन उसी चीज़ में लग जाता है कि गर्मी बढ़ना शुरू हो गई है और स्टेप बाय स्टेप रिलीज़ होने में 12 घंटे लग जाते हैं। यही सत्य है। अगर हम बच्चों को ऐसे पढ़ाएंगे तो हार्मोन ऐसे होंगे, एंडोमेट्रियम ऐसा होगा, ओवरीज में ऐसा होगा और मानसिक स्थिति क्या होगी, तो मैं समझता हूँ कि वो ज्ञान हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल की तरफ से दुनिया को देना है। अब आ जाते हैं कि जब उसके बाद जो सिक्रेटरी फेज है 13 दिन की है, मैं उसे 2 हिस्सों में बदलना चाहता हूँ। उसका कारण क्या है कि पहले 8 दिन प्रेगनेंसी के साथ जुड़े हुए हैं। अगर ओवुलेशन हुई है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो 8 दिन तक प्रोजेस्टेरॉन बनता जाता है, ईस्ट्रोजन बनता जा रहा है, जैसे आप नीचे हार्मोन में देख रहे हैं। और मगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वो कम हो गया कि उसका काम खत्म हो चुका है। अब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि वो प्रेगनेंसी के साथ जुड़े हुए हैं और 8 दिन के अंदर अंदर फर्टिलाइजेशन हो जानी चाहिए, उसको इम्प्लांट होना है एंडोमेट्रियम में। अगर ये हो जाता है तो आप प्रेगनेंसी कंप्लीट होगी। अगर 8 दिन में नहीं होता है तो इसका मतलब कि सिग्नल जाएगा प्रेगनेंसी नहीं हुई है और जितने भी फंक्शंस हैं उसे बंद कर दिए जाए। ये ज्ञान मैं बच्चों को देना चाहता हूँ। 8 दिन तक कॉर्पस ल्यूटियम फेज है तो 3, 5, 8 ओवुलेशन 8 और आगे 5 और 3 दोबारा होने वाले हैं। इसलिए ये मैं मूलून के साथ कहा जाता है असेंडिंग और डिसेंडिंग फेज को आप आसानी से देख सकते हैं। अगर आप कुदरत को जानते हैं उसका रिफ्लेक्शन इंसान में है। मैं डिजीज़ मॉडल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ संपूर्ण ज्ञान की बात कर रहा हूँ। हमें संपूर्ण ज्ञान ही दुनिया को देना है। अब 8 दिन का तो हो गया तो वो कहूँगा कॉर्पस ल्यूटियम फेज है, मगर उसके बाद फंक्शनल लेयर बढ़ती जा रही है
ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बढ़ता जा रहा है, और 8 दिन अगर ओवुलेशन हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गई, इम्प्लांट हो गया, तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहेगी। तो उसका मतलब उसके बाद ओवरीज प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन बनाते जाएंगे। उसके बाद में प्लेसेंटा में जी चीज़ें बनती जाएंगी और काम चलता जाएगा। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो बंद हो जाएगा और हम कार्पस नेक्स्ट स्टेज अल्बिकन की तरफ चले जाएंगे। अब मैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप समझिए कि बाकी 5 फेज़ में जो छठी फेज़ है 5 दिन की है, कार्पस अल्बिकन है। क्योंकि आप पहले तो आप देख रहे हैं कि कार्पस ल्यूटियम निकला है, ओवम निकल चुका है, फिर उसका साइज बढ़ रहा है क्योंकि वो कहीं ना कहीं ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को बढ़ा रहा है। आप देख सकते हैं पिक्चर में। और उसके बाद जब बंद हो जाता है तो वो ख़त्म हो जाता है और एक डार्क मैटर बन के एक स्कार की तरह रह जाता है, वाइट स्टाफ बन जाता है। उसमें वो रंग नहीं है जो नॉर्मल है यही। और नीचे आप देख सकते हैं कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सब के सब कम हो जा रहे हैं। उसके आधार पे जो असेंडिंग लेयर थी अब वो डिसेंड होना शुरू हो गई है, क्योंकि उसमें वो नहीं दिया जा रहा है ताकि इम्प्लांट होना है, इसको भी निकलना है। तो इस किस्म का ज्ञान अगर हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो मैं समझता हूँ कि तभी हम उनके साथ अच्छे ज्ञान की परिभाषा समझ सकते हैं, जान सकते हैं और दुनिया में कल्याण कर सकते हैं। इसलिए मैं इस वीडियो को सबसे बढ़िया इसलिए मानता हूँ कि पूरा जन्म ही एक मानव का जन्म इसके पे ही आधार है। अगर इसे हम समझते हैं और लड़कियों को ये खाना है, ये पीना है, जो चीज़ें हैं उसके आधार पे देंगे तो हर लड़की अपने आप में संपूर्ण होगी और हर बच्चे संपूर्ण होंगे। और क्योंकि मैं जानता था इसलिए मेरे दोनों बड़े लड़के संपूर्ण है हर तरीके से, क्योंकि हमने अपनी धर्मपत्नी को वो सब चीज़ें दी थी जो उसको चाहिए थी। उसे कोई दुविधा नहीं थी, कोई कारण नहीं था। और जब तक कि दोनों बच्चे पैदा हुए सब परफेक्ट थे। और यही मैं अपने अनुभव के आधार पे देख के ही बता रहा हूँ कि अब मुझे दिव्य के आधार पे इसको समझना ज़्यादा आसान हो चुका है। अब यही ज्ञान अब मैं कॉम्प्रिहेंसिवली अब दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए कि जो इम्पेकेबल विजडम में अखंडता है, अब उसे समझने की कोशिश करेंगे। ये 5, 8 और 13 ओवुलेशन का साइकिल नहीं है। फर्स्ट फेज प्रोलिफरेशन फर्स्ट फेज है, 3 दिन का है। उसमें क्या होता है मैंने दिखा दिया है। ये 3 दिन पहले ही शुरू हो जाता है। और हाइपोथैलेमस में क्या होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या होता है, ओवरीज में क्या होता है, यूट्रस में क्या होता है, साइकोलॉजी में क्या होता है, मैं ज्ञान दे चुका हूँ। वो 3 दिन का संपूर्ण ज्ञान सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि सब जानने की कोशिश करें। ये वीडियो पूरी दुनिया के हर स्कूल में हर बच्चे को दिखाना चाहिए कि यही जीवन का सत्य है। बाकी सारा ज्ञान अधूरा है। इसमें ही मैं डिटेल के साथ हिंदी में और इंग्लिश में दोनों दिखा रहा हूँ ताकि सारी दुनिया इसके आधार पे दुनिया को ये ज्ञान दे सके। और सेकंड फेज़ जो ब्लीडिंग और प्रोलिफरेशन 2 है वो 5 दिन की है। जो थर्ड फेज़ है प्रोलिफरेशन 3 है, 8 दिन की है। उसके बाद फोर्थ फेज़ जो है ओवुलेशन है वो 12 घंटे के लिए है। फिफ्थ फेज़ कॉर्पस ल्यूटियम 8 दिन की है और 6th फेज़ कॉर्पस अल्बिकन है। अब जहाँ पे मैं अपना 7th फैक्टर लाना चाहूँगा वो वही है जो शुरू में 3 दिन का है। 3, 5, 8 आधा दिन, 8, 5, 3 यही साइकिल ल्यूनर कैलेंडर के साथ है। अगर इसे समझ सकते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप संपूर्णता के साथ आगे जा रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि अब इसके आधार पे परफेक्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझ पाते हैं, अगर देख पाते हैं और हर बच्ची को उस तरीके से, हर माँ को उस तरीके से, हर बहन को उस तरीके से हम संपूर्णता के साथ वो सब चीज़ें दें ताकि वो संपूर्ण हो, तो अगला जीवन जो भी आएगा वो संपूर्ण होगा। ये ज्ञान मैं समझता हूँ ये वीडियो सबसे बेहतरीन है। और इसे हमेशा मैं यही कहूँगा, प्रोक्रिएशन दिव्य के तार पे ही कुदरत की देन है। अब आगे चलते हैं। अब मैं लिविंग सेल की बात दोबारा लाना चाहूँगा ताकि ज्ञान इसके बाद कैसे शुरू होता है। अब ओवम और स्पर्म मिल जाते हैं, जाइगोट बनता है, उसके बाद नए सेल बनना शुरू हो जाते हैं। तो जो लिविंग सेल है, अगर हम कंपाउंड
माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो सिर्फ 3 चीज़ें ही देख पाएंगे। वो जैसे ऊपर है सेल मेम्ब्रेन है और साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है। अंदर यही 3 चीज़ें देखी हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। वो एक ग्रॉस स्ट्रक्चर की तरह ही नज़र आते हैं। जब हम उन चीज़ों को अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तरफ देखते हैं, तो उसके 21 पास आ जाते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन है वो 7 हिस्सों में है, वो दिखाई गई हैं। जो साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गेनल्स हैं, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ और स्मूथ है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, रिबोसोम है, गोल्गी बॉडीज़ हैं। और न्यूक्लियस के भी 7 हिस्से हैं, मगर एक चीज़ जो हिस्सा है वो न्यूक्लियस के बिल्कुल नज़दीक है, वो सेंट्रोसोम है। वो काफ़ी लोग कहीं ना कहीं साइटोप्लाज्म के साथ जोड़ देते हैं, मगर मैं उसे न्यूक्लियस के साथ जोड़ना चाहता हूँ क्या कि ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। क्योंकि सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल होते हैं जो क्रिएशन टाइम पे 2 बन जाते हैं, तो 21 पार्ट 22 बन जाते हैं। वही दिव्यांग का पहला हिस्सा है, ब्रह्मांक। फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन इस 22 व 21 वही दिव्यांग का हिस्सा है, वो जहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं। ये हर सेल में होने वाला है जो लिविंग सेल है। लिविंग सेल में नई सेल बनाने की शक्ति है। जो रेड ब्लड सेल्स हैं या न्यूक्लियस या न्यूरॉन्स हैं, वो नए सेल नहीं बना सकते, दे फंक्शन वेरी वेल। उसकी एक सीमा है। अगर आरबीसी बनने में 21 दिन लगते हैं, वही दिव्यांग है, 120 दिन लगते हैं, मगर वो नया सेल नहीं बना सकते, उसमें सेंट्रियोल नहीं है। और न्यूरॉन सेल में भी न्यूक्लियस है, सेंट्रोसोम नहीं है, वो भी मैं दिखा चुका हूँ। हमें वो ज्ञान देना है जिसमें हर चीज़ की अखंडता है। अगर वो है तो हम दुनिया को एक अच्छा ज्ञान दे रहे हैं जो हर तरीके से संपूर्ण है। शायद ये सौभाग्य मुझे ही मिला है और अखंड विद्याश्रम के माध्यम से ये वीडियो ही दुनिया के लिए एक संपूर्ण ज्ञान की तरफ ले जाएंगे। वो बताएंगे कि हमें यही देखना है, यही जाना है, यही पहचानना है। अब आगे चलते हैं। अब इसके सेंटर में आप डीएनए स्ट्रक्चर को देख लीजिए। बी डबल हेलिक्स। वाटसन एंड क्रीक को नोबेल प्राइज मिला था 1953 में डीएनए का मॉलिक्यूल बनाने के लिए। उन्होंने कहा था कि उसकी जो रेशो है, जो विड्थ है 20 एंगस्ट्रॉम है और हाइट 34 है, दिन के बीच में 3.4 है, 10 स्ट्रैंड्स हैं। बहुत अच्छा काम है, उन्होंने अच्छा काम करके दिया है और मैं आज भी मानता हूँ उनकी शुरुआत अच्छी थी, बेहतरीन थी, उसमें कोई कमी नहीं है। मगर दिव्यांग के आधार पे मैं वो चीज़ें उनको दिखा पा रहा हूँ दुनिया को जो संपूर्ण है। आप इसमें देखेंगे तो जो इसकी विड्थ है वो 21 एंगस्ट्रॉम है, 20 नहीं है, और जो हाइट है वो 34 के पास है, और इसमें जो स्ट्रैंड्स हैं वो 10.3441 हैं, 10 नहीं है। और साथ में जो न्यूक्लिक एसिड सेंटर्स के हैं उनके जो प्रोटॉन्स हैं, दोनों ग्रुप के प्रोटॉन भी एक बराबर हैं। वो सारा ज्ञान जो एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड से साथ में जो दुनिया को दे रहा हूँ, वो पहली बार संपूर्णता के साथ इस माध्यम से नज़र आ रहा है। शायद दिव्यांग ही वो दिखाता है, शायद इसलिए मेरा सौभाग्य है दिव्यांग ने मेरा काम बड़ा आसान कर दिया है। अब मैं परफेक्ट एनाटमी की बात कर सकता हूँ, परफेक्ट फिजियोलॉजी की बात कर सकता हूँ, परफेक्ट बायोकेमिस्ट्री की बात कर सकता हूँ, परफेक्ट साइकोलॉजी की बात कर सकता हूँ। इवन साइकोलॉजी में जब 7 चक्रों की बात आती है तो मैं कहता नहीं 7 नहीं है, 10+ हैं। अब जिस पूरा ज्ञान वो आ रहा है, वही चाहता हूँ कि इसके आधार पर दुनिया आगे बढ़े और सारी रिसर्च दोबारा हमें दिव्यांग के आधार से शुरू करनी चाहिए। तो जो ज्ञान उभर के आने वाला, जितनी भी त्रुटियाँ मैन मेड मैथमेटिकल कंसेप्ट के साथ जुड़े हैं, चाहे वो एल्गोरिदम्स हैं, पाइज हैं, जितना भी है, वो सब संपूर्ण होके अखंडता के साथ दिव्यांग के आधार पे होगा तो दुनिया का संपूर्ण ज्ञान आ जाएगा। अगर दूसरे करेंगे तो मुझे खुशी होगी, नहीं तो मैं जानता हूँ मैं तो कर ही रहा हूँ, अपने तरीके करके दुनिया को देने ही वाला हूँ। मुझ में कोई कमी नहीं है, कभी पेशी नहीं। कुदरत ने मुझे सब कुछ दिया है, अच्छा जिस्म दिया है, अच्छा दिमाग दिया है, इमोशन दिए हैं, पैसे दिए हैं, सौभाग्य दिए हैं, हर तरह की सारी चीज़ें हैं जो इंसान के लिए अनिवार्य हैं। कुदरत ने मुझे जान के दिया है तुम योग्य हो, तुम कर सकते हो। इसलिए मैं जो भी कह रहा हूँ मैं एक माध्यम हूँ, मगर सारा ज्ञान मुझे अदिति, गायत्री और आदि पराशक्ति से ही मिला है। मगर जब भी कोई इंसान
ये कहा है कि मैं मेरी आत्मा के साथ है, तो ये मेडिकल प्रोफेशन वाले उसको पागल कहना शुरू कर देते हैं, उसको फिर ड्रग्स देना शुरू कर देते हैं, ईसीटी देना शुरू कर देते हैं, और मैं समझता हूँ वो ज्ञान भी गलत है। शायद मैं डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने कभी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं ली तो कुदरत के साथ नहीं है। मैं पक्का वेजिटेरियन हूँ, कोई शराब नहीं पीता हूँ, कोई सिगरेट नहीं पीता, कोई दवाइयाँ नहीं खाता, कुछ नहीं खाता हूँ। मैं समझता हूँ कि खाने पीने का आधार खाने से ही हो सकता है, सात्विक खाने में ही संतुलन के साथ आप संपूर्ण हो सकते हैं। मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं, जैसे मैंने कहा 22 क्रोमोसोम्स हैं, तो उसमें जो 22 है अगेन दिव्यांग के साथ ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसमें भी 22 है। मगर अब जहाँ पे मैं दिखाना है उसके पेयर क्यों हैं? क्योंकि पेयर ये है कि जब अंतरात्मा अंदर आती है वो उसको ऐसा कॉम्बिनेशन दे सकती है जो अपने आप में संपूर्ण है। एक तो पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव, जो कॉम्बिनेशन बनता है। अब उस कॉम्बिनेशन को ठीक करने का सौभाग्य अंतरात्मा या हीलियम या अदिति को है। जब वो उसका जन्म 22 वीक गेस्टेशन में ही अंदर आ जाता है तो वो जिस्म संपूर्ण होगा। और मेरा मानना है कि मेरी अंतरात्मा 22 हफ्ते में ही आ गई थी। शायद इसलिए मुझ में हर किस्म की संपूर्णता है और आगे समझता, और मैं समझता हूँ ये सब में हो सकता है। तो ये ज्ञान 22 पेयर्स हैं, मगर उसका कॉम्बिनेशन आप डोमिनेंट में भी परफेक्शन ला सकते हैं। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुंडलिनी योग के आधार पे अखंड योग में आप उसमें का भी परिवर्तन कर सकते हैं। हर किस्म का परिवर्तन करके आप कुदरत के साथ जुड़ सकते हैं अगर आप में वो संपूर्णता है ही। और संपूर्णता के लिए ऐसी कोई भी चीज़ इंसान को नहीं लेनी चाहिए जो कुदरत का हिस्सा नहीं है, जो एनाटमी को डिस्टर्ब करे, फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब करे, होम्योस्टेसिस को डिस्टर्ब करे, बायोकेमिस्ट्री को डिस्टर्ब करे, गलत है। मेरी उम्र 73 प्लस है, मगर मेरे सारे बायोफिजिकल ऐसे हैं जब मैं 21 साल का था। परफेक्शन टू द कोर होनी चाहिए, वो आप कर सकते हैं अगर आपकी सोच वैसी है तो। अब आगे जाते हैं oogenesis, जिसमें जो परफेक्ट ह्यूमन ओवम है उसको भी दंत स्टेजेस में बनते हैं। जैसे आप देखिए बिफोर बर्थ मैंने लिखा हुआ oogoneum है, माइटोटिक डिफ्रेंसिएशन शुरू हो जाती है, प्राइमरी ऊम सेट बन जाते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें बर्थ से पहले फीटल लाइफ में ही बन जाती हैं। पर फीटल बाद पैदा होने के बाद प्यूबर्टी के बीच में वो फर्स्ट मेयोटिक स्टेज शुरू हो जाती है। इट इज़ कम्प्लीटली प्रायर टू ओवुलेशन तक फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हो जाती है। ये भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये पिक्चरें अच्छी हैं, इसलिए मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। और उसके बाद अडल्ट लाइफ में सेकेंडरी oocyte ओवम बन जाता है, मगर जो सेकेंडरी oocyte में जो सेकेंड मेयोटिक डिवीजन है वो फर्टिलाइजेशन के बाद ही ख़त्म होती है, पहले नहीं ख़त्म होती है। ये भी बच्चों को हमें ज्ञान देना है। हमें वो डिजीज़ मॉडल की बात नहीं करनी चाहिए, हमें संपूर्णता की बात करनी चाहिए, ताकि बच्चों को पहले संपूर्ण ज्ञान हो, अखंडता हो। डिजीज़ तो आप आसानी से समझ सकते हैं, वो कितनी जैसे वो डॉक्टरों का काम है, मगर मैं चाहता हूँ हर बच्चा अपने आप पे पहले अखंडता को समझे। शायद इसलिए मैं ये ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसलिए ये भी कह सकता हूँ कि जो नॉर्मल साइकिल्स हैं वो पे 10 प्राइमरी फॉलिकल्स ही में एक बनता है। जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है उसमें PSOS और PSOD में 1,000 सेल भी हो जाते हैं, इसलिए वो इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। और मैं मानता हूँ कि अगर उन्हीं बच्चों को खाना पीना बराबर हो, लाइफस्टाइल अच्छी हो, योग समझाए, वो वही चीज़ें जाए जो अनिवार्य हैं, तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी कल ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादातर वो बच्चे हैं वो मोटे भी हो जाते हैं, खाते ही नहीं है, पीते नहीं है, उनका खाना बराबर नहीं है। उनका खाना बराबर कीजिए, एक्सरसाइज करवाइए, शांत रखिए, किसी किस्म की टेंशन एंग्जाइटी नहीं दोगे। जो POS उन लोगों के लिए नहीं होता है, ये भी मैंने देखा है। जिनमें हुआ है वो कहीं ना कहीं उसका आधार घर में खाने पीने या सोच समझ में गलतियाँ थीं। तो ये चीज़ PSOD के लिए भी ज़रूरी है कि वो जल्दी से ख़त्म हो जाता है, इसलिए वो जल्दी उनको मेनोपॉज भी आ जाता है और प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हर 1000 को एक 21 mm फॉलिकल बनाना नामुमकिन सा काम हो जाता है, इसलिए उनकी प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम हो जाती है। स्ट्रेस और सिंड्रोम भी ज़्यादा होते हैं। ये चीज़ भी हमें दुनिया को दिखानी है, ये भी एक दुविधा का कारण है।
अब आ जाते हैं कि जैसे ग्रोइंग फॉलिकल साइज 21 मिलीमीटर से 22 मिलीमीटर तक होना चाहिए अगर आपको अखंडता है। इस पे ध्यान रखिए कि हर बच्ची के साइकिल से जाएंगे तो जहाँ पे ओवुलेशन के टाइम पे 21 टू 22 मिलीमीटर का ग्रोइंग फॉलिकल साइज होना चाहिए। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव, इसके बारे में मैं ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा, आगे चलते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में जैसे मैंने कहा था कि oogenesis में हाइपोथैलेमस का रोल है, एंटीरियर पिट्यूटरी का रोल है उसमें, और उसके आधार पे जो ल्यूटराइजिंग हार्मोन है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में टेस्टोस्टेरोन बनाता है, जो फॉलिकुलर स्टिमुलेट है वो स्पर्म बनाता है। ये ज्ञान भी ज़रूरी है, अगर इसे समझ लेंगे तो टेस्टोस्टेरोन के आधार पे ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होता है, आरबीसी ज़्यादा बनते हैं, मसल्स बनते हैं, वो मेल सेक्सुअल पावर टेस्टोस्टेरोन के साथ जुड़ी हुई है। ये एक ज़रूरी चीज़ मैं दिखा चुका हूँ, वही दिखाना चाहता हूँ कि अगर मेल है तो उसमें टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होना चाहिए, उसके कारण उसका दिमाग या ब्लड ये सब कुछ ज़्यादा है। मेल में आरबीसी ज़्यादा होते हैं, हर चीज़ में ज़्यादा है, वो टेस्टोस्टेरोन के कारण ही है। आगे चलते हैं। अब जितने स्पर्मेटोजेनेसिस सेमिनिफेरस टेब्यूल में बनती हैं, अब इसके बारे में जिक्र नहीं करूँगा कि आप पिक्चर देख लीजिए और बाद में इस पिक्चर को समझने की कोशिश आप एक एक करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं 10 स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोगोनियम की बात कर रहा हूँ। जो जर्म सेल है वो कैसा है, वो आगे कैसे स्पर्मेटोगोनियम बनता है, फिर वो 10 स्टेजेस कैसे स्पर्म बनता है और कितने दिन में बनता है वो दिखाया गया। और मेरा मानना है वो 72 डेज लेता है। 25 डेज है, 9 डेज है, 19 डेज है, 21 डेज है। ये भी एक कैलकुलेटेड अच्छी पिक्चर है, इसलिए मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको समझने की कोशिश कीजिए। शायद इसलिए जो ओवम है वो 12 घंटे के लिए ही फर्टिलाइज हो सकता है, मगर जो स्पर्म है वो 72 आवर्स रह सकता है, उसमें क्षमता ज़्यादा है क्योंकि वो 7 दिन लिए हैं। मगर जो फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल में उसे मैं 12 घंटे की जगह यही कहूँगा 8 घंटे है। 8 into 72 is 9 times. That is also a fact which I want people to understand. अब स्पर्मेटोगोनियम में इसमें एक गलती है, तो मैं मानता हूँ कि मैं वो बाद में ठीक कर दूंगा, कि जो ईच जर्म सेल है वो 512 स्पर्म बनाता है, 526 नहीं है। ये गलती है, ये बता रहा हूँ। और कैसे है उसके 10 से 1 से 2 4 8 16 32 64 128 256 के बाद 512 होने चाहिए, 526 नहीं है। ये गलती है, तो 512 होना चाहिए। ये 10 स्टेजेस हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की, ये भी जीवन का एक सत्य है। अब आ जाते हैं गर्भ अवस्था में फीटल डेवलपमेंट जो है। अब यहाँ पे मैं वो ज्ञान देना चाहूँगा जो शायद मुझे ऋग्वेद और ऐतरेय उपनिषद से जो ज्ञान मुझे मिला है, मुझे लगता है कि उसके आधार पे मैं गर्भ अवस्था में 3 जो फेजेस हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर को समझने का सौभाग्य मुझे मिला है। अब जहाँ पे आके मैं ऐतरेय उपनिषद को दुनिया के सामने दिखाना चाहता हूँ, कितनी खूबसूरती के साथ पूरे ऋग्वेद को एक अच्छे तरीके से लोक पालन बनने में, कॉस्मिक पुरुषा बनने में कैसे इस्तेमाल किया गया है, कैसा ज्ञान दिया गया है, कैसा विज्ञान दिया गया है, वो शायद आज तक दूसरे समझ भी नहीं पाए थे। शायद यही सौभाग्य मेरा है कि मैं अब ऐतरेय उपनिषद को दुनिया के सामने इस तरीके से पेश करूं ताकि लोगों को संपूर्ण ज्ञान मिल जाए। यूनियन ऑफ ओवम एंड स्पर्म को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। अब मियोसिस सेकंड जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद ही कंप्लीट होती है। ये भी मैं आपको दिखा चुका हूँ, इसमें यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मियोसिस 1 ओवुलेशन से पहले शुरू हो जाते हैं, मगर मियोसिस 2 फर्टिलाइजेशन के बाद ही ख़त्म होती है, उससे पहले नहीं ख़त्म होती है। ये ज्ञान है, बाकी आप ध्यान से पिक्चर को देख सकते हैं। अब कैसे स्पर्म ओवम की तरफ जाता है और कैसे न्यूक्लियर पार्ट अब स्पर्म ही अंदर जाता है, बाकी हिस्सा नहीं जाता है। ये भी मैं बच्चों को ज्ञान देना चाहता हूँ कि माँ की जो शक्ति है, हम जो भी हैं
चाहे वो लड़का है या लड़की है। हमारे अंदर जो भी शक्ति है हमारी माँ से आई हुई है, पिता से नहीं है, क्योंकि पिता का सिर्फ न्यूक्लिक एसिड ही वहाँ पर जाता है। इसलिए मैं यही कह सकता हूँ 38.19 है, उसमें एक्स एंड वाई ही है। मगर जो माता ने ही पूरा ज्ञान हमें दिया है, पूरा साइटोप्लाज्म माँ का ही है, बाकी जितनी भी शक्ति है माँ से ही निकली है। इसलिए माँ को संपूर्ण होना बहुत ज़रूरी है। मैं यही बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्स साइटोप्लाज्म हो, जितनी भी लेयर है वो संपूर्ण होनी चाहिए। हमें माँ को वो खाना पिलाना हर चीज़ से देखें, हर चीज़ से शांति से बना के रखना चाहिए, ताकि वो संपूर्ण होंगे, अगला जन्म अच्छा होगा, अगली प्रतिक्रिया अच्छी होगी। मैं बार बार वही चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन की बात में। वही जो चीज़ मैंने पहले की, अब इसमें हम देखने वाले हैं। अब ओवम और स्पर्म इकट्ठे होकर जाइगोट में बनते हैं। जैसे ओवम निकलता है, फॉलिकल फैलोपियन ट्यूब में वो दोनों बन जाते हैं, आप देख सकते हैं। मगर यहाँ पे एक और ज्ञान मैं पुराने शास्त्रों की तरफ देखता हूँ, और शास्त्रों में लिखा गया है कि लॉर्ड ब्रह्मा ने दुनिया को बनाने के बाद 1.5 साल के लिए आराम किया था। ये ज्ञान शास्त्र कहते हैं। और मैं जानता हूँ जाइगोट बनने के बाद पहले 1.5 दिन के लिए कुछ नहीं होता है। वो पहले 1.5 दिन में अपने आप में पहले संपूर्णता लाने की, क्योंकि उससे काफ़ी डायनेमिक चीज़ें से चल चुकी हैं, उसको आराम करना चाहिए। 1.5 दिन के लिए वो आराम करता है, उसके बाद ही डिवीजन शुरू हो जाती है। ये भी जीवन का सत्य यही है। वो आप देख रहे हैं फर्टिलाइजेशन डे 1, उसके बाद ही जाइगोट बनता है, उसके बाद ही डिवीजन बनना शुरू हो जाती है, और 8 दिन में वो स्टेज में आ जाता है कि उसकी इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम में हो जाती है। यही कॉर्पस ल्यूटियम की इसकी फेज़ है। ओवुलेशन हुई है, फर्टिलाइजेशन हुई है, 8 दिन में इम्प्लांट हो गया, तो कॉर्पस ल्यूटियम फेज़ में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन वगैरह सब बराबर हो रहा है। वही संतुलन मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, यही प्रूफ है। इम्प्लांट हो गया है तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बनता रहेगा, उसके बाद ही प्लेसेंटा ओवरटेक करता है और काम चल जाता है। उसके बाद जो होता है हम उस चीज़ का वर्णन करना चाहेंगे। अब देख लीजिए, ये 8 सीजन फर्टिलाइजेशन की इम्प्लांट हो गया, उसके बाद डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। तो पहले ट्राइलेमिनल लेयर बन जाती है, जिसमें एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म बन जाता है। और एक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम, आई, स्किन का बनती है। मीसोडर्म से मसल्स और स्केलेटन बनता है। एंडोडर्म से जिसके सारे ऑर्गन बनते हैं, जिसे ही मैंने पहले भी दिखाया, आज भी दिखाने की ये जानने की ज़रूरत है। अब आगे चलते हैं कि आगे क्या होता है। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, फर्स्ट 3 महीने हैं, जिसे मैं 11 या 12 हफ्ते दिखा सकता हूँ। पहले हफ्ते में आप देख रहे हैं, उसके बाद दूसरे हफ्ते में क्या हो रहा है, उसके 3 हफ्ते में क्या हो रहा है, 4 में क्या हो रहा है, 5 में क्या आ रहा है, 6 में क्या आ रहा है, 7 में क्या आ रहा है, 8 में क्या आ रहा है, 9 से लेकर 12 हफ्ते तक जो भी दिखाया गया है उसका वर्णन आयत्रीय उपनिषद में बड़े साफ शब्दों में लिखा है कि ये 8 माइंड्स हैं जो उभर के आते हैं, और वही 8 माइंड मैं अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देख रहा हूँ। उसके बाद जो शक्ल बनती है वो मानव की तरह नहीं है। यही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में शक्ल में सिर्फ मन, माइंड और कॉन्शियसनेस का जिक्र है। वो इसमें भी आप देख सकते हैं, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम बनना शुरू हो गए हैं, मगर कोई शक्ल बराबर नहीं है, इस इल डिफाइंड। इसमें अबार्शन करने में कोई दुविधा नहीं है। ये चीज़ मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दिखाना चाहता हूँ। अब दूसरे सेकंड ट्राइमेस्टर में आप 13 हफ्ते, जब 15, 17, 19 लेके 22 से 24 हफ्ते तक क्या होता है देख के वो शक्ल बन जाती है एक मानव की। यही खूबसूरत से आयत्रीय उपनिषद में दिखाया गया है कि जब उस स्टेज पे आ जाते हैं, कौन सी शक्ल करेक्ट है। सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद कहते हैं वो घोड़े की शक्ल नहीं है, वो गाय की शक्ल नहीं है, जो मानव की शक्ल ही संपूर्ण आ गई है, कि डेवलपमेंट उस तरीके से आ गया है। क्या खूबसूरती से दिखाया है कि उसके बाद उसमें जो खाना पीना कैसे दिया जाता है, वो प्रतिक्रिया अगले 3rd ट्राइमेस्टर में शुरू हो जाती है। मगर उससे पहले ही अम्बिलिकल कार्ड और प्लेसेंटा बन चुके हैं। शुरू में जो
ज़रूरतें हैं वो मदर के सेल से आती हैं। उसके बाद जब प्लेसेंटा बन जाता है तो माँ की तरफ से वो सारी ज़रूरतें बच्चों को मिलना शुरू हो जाती हैं, जिससे फर्दर डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है। ये सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात है। बड़ी खूबसूरती के साथ आयत्रीय उपनिषद ने इसका वर्णन किया है, जो मेरे लिए एक अनिवार्य था, वो समझाने में अच्छा था। वो मैं रीइंकारनेशन जो 22 स्टेजेस में खूबसूरती के साथ दिखा पाया हूँ। अब आते हैं कि 22 वीक्स हो या 24 वीक्स हैं, तब तक वो बच्चा बन चुका है। और आयत्रीय उपनिषद कहते हैं तभी टाइम पे अंतरात्मा या आत्मा अंदर आती है। वो दिमाग से आती है, बिजली से आती है, जब ब्रह्मांतर से आती है, और वो इंटीरियर फॉन्टेनल से अंदर आकर जाके परिवर्तन कर सकता है। वो 22 वीक्स के बाद है या 24 वीक्स के बाद है। इसलिए शायद इसके बाद अबॉर्शन नहीं अलाउ किए जाते, क्योंकि वो बच्चा मानव की तरह बन चुका है, उसमें कोई डिफेक्ट्स नहीं, कोई डेफिशिएंसी नहीं है। ये ज्ञान आयत्रीय उपनिषद और मॉडर्न साइंस से देखेंगे तो एक और भी अच्छे तरीके से दुनिया के सामने प्रोक्रिएशन के बारे में ज्ञान देना आसान हो जाता है। अब आ जाते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में, आते हैं 7, 8 और 9 महीने हैं। आप इसमें देख सकते हैं पहले सर ऊपर है, दूसरे में सर ऊपर है, तीसरे में सर नीचे आके नीचे की तरफ आ गया है। अब इसके पीछे क्या ज्ञान है, ये परिवर्तन क्यों हुआ है, डिलीवरी के साथ इसका क्या जोड़ है, मैं समझता हूँ उसके लिए अगली जो अगला वीडियो जो कंसेप्ट में दिखाने वाला हूँ, वो अपने आप में एक ऐसी मिसाल है जो पूरी ऑब्स्टेटिक साइंस को बदल देता है। और मैं चाहूँगा कि ऑब्स्टेटिक साइंस बदल जाए कि कहीं ना कहीं हम सिसेरियन की तरफ बढ़ रहे हैं, वो गलत है। हमें नेचुरल डिलीवरी देनी चाहिए, क्योंकि नेचुरल डिलीवरी ही कुदरत की देन है। वो इतना खूबसूरत है, मैं वही दिखाने की अब कोशिश करूँगा। अब आ जाइए तो जो चाइल्ड डिलीवरी है, जो पॉजिटिव फीडबैक है, और काफ़ी लोग कहते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक गलत होता है, और मैं समझता हूँ नहीं होता है। पॉजिटिव फीडबैक अपनी जगह है, नेगेटिव फीडबैक की भी एक सीमा है, बट पॉजिटिव फीडबैक की एक सीमा है। जो बेस्ट एग्जांपल है चाइल्ड डिलीवरी है। आप देखिए जो सर नीचे आ गया है, और मैंने ये भी बताया कि न्यूरो साइंस के माध्यम से जो 7th लेवल जो है, जो दुनिया ने नहीं देखा है, नहीं पढ़ाया जाता है, वो हार्ट में 4 पेस मेकर्स हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में पेस मेकर हैं, और दूसरा यूट्रस में वो पेस मेकर हैं। और पेस मेकर के 2 हिस्से हैं, एक तो सर्विक्स के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा फंडस के यूट्रस हेड के साथ जुड़ा हुआ है। जो पहला वाला है वो सेंसरी कंपोनेंट है, जो ऊपर वाला है मोटर कंपोनेंट है। और जहाँ पे न्यूरो साइंस और न्यूरो हार्मोन्स का रोल एक प्रीडोमिनेंट बन जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि एंडोक्राइन सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को मिलकर सोचना चाहिए नर्वस सिस्टम के साथ, फिर आपका ज्ञान पूरा होगा, क्योंकि तीनों मिलके ही संपूर्णता लाते हैं। आप इसे देखते हैं कि सर नीचे आ गया है, सर नीचे आने से सर्विक्स में एक्सपेंशन होना शुरू हो जाती है। जो एक्सपेंशन शुरू होती है तो सिग्नल जाता है ब्रेन को कि अब शुरू हो गया है। अब नर्व से ब्रेन को जाती है कि अब ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ कीजिए, अब इसको नीचे लाना है। ऑक्सीटोसिन कहाँ बनती है? हाइपोथैलेमस में, मगर वो स्टोर होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑर्डर मिलता है कि तुम अब ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करो। जब ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होती है तो फंडस ऑफ यूट्रस पे काम करने से उसमें कंट्रैक्शन शुरू हो जाती है। दिस इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। आप यहाँ पे आके सिंपैथेटिक सिस्टम से वो काम करना शुरू कर देते हैं। पहला सेंसरी है, अब ऑटोनॉमिक सिस्टम से आ गया है, मगर उसका आधार न्यूरो हार्मोन्स हैं। जब वो होती है तो उसके कारण सर और नीचे आता है। जब और सर नीचे आता है तो वो एक और सिग्नल बनाता है, जो फिर दोबारा ब्रेन में जाता है। मोर ऑक्सीजन आती है, मोर फंडस होती है, मोर बच्चा नीचे आ जाता है, और आते आते उसकी डिलीवरी हो जाती है। मैं आज भी मानता हूँ कि हमें इस कुदरत की देन को बरकरार रखना चाहिए, और इसे हम सिसेरियन की तरफ ना जाएं। जैसे मैं अपने विषय की बात कर रहा हूँ कि मेरे 2 बेटे हैं। मेरा जब दूसरा बेटा था ध्रुव, उसका परिवर्तन मेरी ही क्लास में डॉक्टर अर्जुन गीता ने किया था, और उसने कहा था कि भूषण तुम भी आगे मेरे साथ में बैठ जाओ,
हम तीनों बैठ के ये काम करेंगे बाकी नर्सेज के साथ में। और मैं इतना कह सकता हूँ कि वो अनुभव मेरी बीवी के लिए और मेरे लिए बहुत अच्छा था। किसी को कोई स्ट्रेस नहीं थी, कोई स्ट्रेन नहीं थी, और किसी की कोई इंटरवेंशन किए बिना ही ध्रुव का पूरी डिलीवरी हो गई थी उस, और वो संपूर्ण है, आज भी अपने आप में संपूर्ण है। हमने उसको उस तरीके से देखा है। मगर आज मैं देखता हूँ कि किसी में भी नेचुरल तरीके से करने की क्षमता ही नहीं है। मैं आज भी गीता अर्जुन का आभारी हूँ, उन्होंने मुझे मौका दिया था। ये भारत में ये मौका नहीं मिलता है। उन्होंने भी अमेरिका में की थी, वहाँ पे एक परंपरा है, वो मानने वाली है। वही परंपरा अब भारत में भी आनी चाहिए कि डिलीवरी टाइम पे माता और पिता दोनों साथ में हो, और वहाँ पे उसकी थी हमें जो सोच विचार बदल देनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि गीता हर बच्चे के टाइम पे ऐसे करती है कि पिता भी साथ में है, मगर मुझे शायद वो मेरी क्लासमेट है, मेरी दोस्त है, हमारा एक ही जन्मदिन है, हम वो दोनों भाई बहनों की तरह हैं और हमेशा रहे हैं, रिश्ता बहुत है, तो शायद उसने मिला दिया। मगर वो मेरे लिए अनुभव बहुत ज़रूरी है। किसी आधार पे मैं कह सकता हूँ कि अविनाश के टाइम पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसका जन्म गीता अर्जुन की सासू माँ के साथ था। उन्होंने मुझे नहीं बुलाया था, मगर गीता ने मुझे बुलाया है। तो मैं समझता हूँ कि यही एक परंपरा भारत में भी शुरू होनी चाहिए, ताकि डिलीवरी में माँ बाप देखें कि आगे क्या है। अब आगे चलते हैं आखिरी स्टेज में। इसके बारे में मैं ज़्यादा विकन करूँ, मुझे लगता है कि आज के दिन की में जो भी मैंने बताया है, लिखाया है, संपूर्ण है। मैं यही चाहता हूँ कि सारी दुनिया इसको देखे, जाने, पहचाने और अखंडता के साथ हम आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।